ओके, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज हम जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का जो कोर टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब जो रिमेनिंग फिर हमारा जो टाइम होगा वो थोड़ा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एम्पलीफायर जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कंप्लीट करना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीक में जो 2 दिन रह गए हैं उसमें हम कंप्लीट कर लें इसे इंशाअल्लाह ताला, और ताकि आपका कोर्स जो है ना उसका कोर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर हम आपको एक टेस्ट पेपर जो है वो बना के देंगे, उसको ज़रा अटेम्प्ट करके तो ज़रा जायज़ा ले लें अपनी जो आपने चीज़ें सीखी हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कोई आपके जहन में सवाल हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे उसमें कुछ चीज़ें नई थी और कुछ चीज़ें जो हैं वो चूँकि लॉगरिथम के हवाले से थी, लॉगरिथम के अच्छा, ये एक मिनट, ये बार बार इंटरप्ट कर रही हैं खातून, इनको मैं ज़रा बता दूँ। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में हमने कुछ नई चीज़ें पढ़ी थी। अब हम इनको लिंक कर लेते हैं जो हम पहले के साथ, और वो जो नई चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं ताकि ये हमारा कोर टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास एम्पलीफायर है उसमें जो कैपेसिटर्स उसका जो प्राइमरी हमारे पास जो इन यानी जिस जब हम उसको मॉडल करने जाते हैं तो हम उसको आरसी जो सर्किट है इससे मॉडल करते हैं। आरसी सर्किट में आप जानते हैं कि एक कैपेसिटर होता है और रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और इसका जो बिहेवियर है वो डीसी के लिए, एक मिनट में ज़रा वो रेड ले लूँ, डायरेक्ट करंट के लिए जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कंसिडर करते हैं 0 हर्ट्ज है, उसके लिए ये जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट का रोल अदा करता है। जबकि जब हम डीसी एसी यानी अल्टरनेट करंट की बात करते हैं उसमें जो है वो आइडियल केस में यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। तो अब ये चीज़ नोट करने वाली है, जब ये शॉर्ट सर्किट की सूरत में बिहेव करेगा तो जो आउटपुट होगी सर्किट की वो इनपुट के बराबर हो जाएगी। लेकिन जब ये ओपन सर्किट होगा तो आउटपुट जो है वो हमें ज़ीरो मिलेगी। तो ये तो आइडियल केसेस है। प्रैक्टिकली जो है वो जो प्राइमरी वैल्यू है वो इन बिटवीन होगी, यानी ज़ीरो और जो इनपुट वोल्टेज है इसके दरमियान वैल्यू रहेगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे पास प्योर डीसी हो और ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारे पास प्योर एसी सिग्नल हो। यानी इसे कहने का मकसद ये है कि हम आइडियल केस में और सिंप्लीफाइड केस में जिसमें अप्रोक्सीमेशन होती है हम कंसिडर करते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हर्ट्ज है डीसी की। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर हम बहुत ही पावरफुल आसिलोस्कोप से देखें तो हमें नज़र आएगा, और जूम अच्छी जो जूमिंग स्केल है उसमें देखें तो हमें पता चलेगा कि डीसी इज़ आल्सो बिहेविंग लाइक एसी विद वेरी लो एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू ज़ीरो। इसी तरीके से वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज जो हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी हर्ट्स frequency, but we can have the alternating current with very high frequency, for example in megahertz and in gigahertz.
फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये तो एक छोटा सा रिवीजन भी था, जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं उनके हवाले से कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं चलती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाने चाहेंगे। यहाँ कोई सवाल आपके जहन में है तो आप पूछें। जी सज्जाद, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? नहीं सर। फारस, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? नो नो सर। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ से। ओके, ये सर्किट जो है, ये जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहा है वो एक बीजेटी ट्रांजिस्टर है। हम इसको एफईटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं तो दोनों का बिहेवियर सेम है। अभी तक हम एफईटी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो दोनों का बिहेवियर सेम है। जब हम इक्विवेलेंट इनपुट सर्किट की बात करेंगे तो हमें इसको आरसी सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, यानी जो इनपुट साइड है ना, जब हम इनपुट की तरफ से आ रहे हैं तो हम इस तरफ से देख रहे होंगे, और जब हम आउटपुट की तरफ से आ रहे हैं तो हम इस तरफ से देख रहे होंगे सर्किट को। तो अभी हम सिर्फ इनपुट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ को समझ जाएंगे ना तो बाकी चीज़ें भी हमारी समझ में आ जाएंगी। तो अभी हम सिर्फ इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, जिसको रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, और इसी तरीके से जो कैपेसिटेंस है जिसका ताल्लुक इनपुट वोल्टेज के साथ है, इसको हम प्राइमरीली कंसिडर करेंगे। अब हम आगे चलेंगे। ये तो उसको हमने लिंक कर लिया ट्रांजिस्टर के साथ, और जो आरसी सर्किट है, और उस ट्रांजिस्टर सर्किट का आगे फिर अब देखेंगे कि कैसे जो है वो हम वैल्यू डिटरमिन करेंगे। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो जो शॉर्ट सर्किट की, ज़ाहिर है शॉर्ट सर्किट में 0 ओम रेजिस्टेंस होगी, जो है वो शॉर्ट सर्किट की सूरत में। और कैपेसिटर की बात हो रही है ये, क्योंकि ये कैपेसिटर की इम्पिडेंस है। और ओपन सर्किट की सूरत में जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी ओम जो है वो प्राइमरीली, यानी या ओपन सर्किट है तो कोई चीज़ भी हम पास आउट ना हो सके। तो इसी तरीके से उसने बताया है कि अगर हमारे पास शॉर्ट सर्किट है तो आउटपुट जो है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर होगी, और अगर हमारे पास ओपन सर्किट है तो उस सूरत में जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 हो। तो ये जो है, ये कुछ इस तरीके से जो है, ये इसने जो मैं आपसे बता रहा था, जो मैं आपको बता रहा था वो लिखा हुआ यहाँ इस सूरत में आपको मिल गया है। ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा आप, ये स्लाइड हम आपको शो कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ और इससे आगे वाली जो स्लाइड है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं आपको। पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, वो ये एक प्लॉट है जो कि प्राइमरीली जिसमें लो फ्रीक्वेंसी बताई गई है, और लो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इसमें एक कट ऑफ पॉइंट भी जो है वो शो किया गया है। ये जो स्केल है ये नॉर्मलाइज्ड स्केल है, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, नॉर्मलाइज्ड स्केल है। नॉर्मलाइज्ड स्केल। तो अच्छा, इसको, इसी को एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जिसको बोर्ड प्लॉट कहते हैं। अच्छा, बोर्ड प्लॉट जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हम देखें तो हमारे पास बिल्कुल यही कर्व होगी, सिर्फ जो एक्सिस है ना वो हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर। जब हम एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और ये हमारे पास जो है ये लॉग स्केल ही रहेगी, लॉग स्केल, और ये हम स्केल लीनियर ही रखना चाहेंगे। लेकिन इस स्केल जो है उसको थोड़ा सा ज़रा हम बाय द यूज़ ऑफ लॉगरिथम जो है वो यहाँ पे जब log ऑफ 1 लेंगे तो हमें पता है कि ये वैल्यू जो है ये हमारे पास जो है
ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम 1 से नीचे जाएंगे, 0 की तरफ लॉगरिथम की वैल्यू लेके जाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो आज से कुछ अर्सा पहले, यानी तकरीबन 80 ईयर्स पहले ये इजाद या यूँ समझे कि ये इन्वेंशन हुई, और आज भी ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूज़ की जाती है। इस डायग्राम को समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखें, ये डायग्राम आपको एज इट इज़ मिलेगी, बनी बनाई मिलेगी, और आपका काम क्या होगा कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो हैं उनको आपने शो करना। पहला पॉइंट ये है लोअर फ्रीक्वेंसी। जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी मालूम कर लें किसी सर्किट की, तो यहाँ उसकी वैल्यू लिख देनी है, तो ये जो है ना वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप ये जो दूसरे, अगर आप देखें ये FL/2, यानी इसको हाफ कर देंगे तो ये वाले पॉइंट पे लिख देंगे, क्वार्टर कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे, उसको डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये वाला, यानी इस जगह पे जो फ्रीक्वेंसी होगी इस लाइन के ऊपर, और 2FL यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 4 से, 10 से, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बाकी जितने भी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी, उनमें कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी। अब सर पहले फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे ना? बस ये वाली वैल्यू मालूम कर लेंगे एंड दैट्स इट, बाकी सारी चीज़ें जो है वो इससे हल हो जाएंगी। अच्छा, ये जो लाइन आपको ब्लू में नज़र आ रही है ना, ये इसका एजमटोट कहलाता है। एजमटोट जो है ना, ये मैथमेटिक्स का एक वर्ड है। ये एक लाइन होती है जो कर्व के साथ पैरेलल, यानी कर्व के साथ चलती है लेकिन कर्व को कट नहीं करती, यानी कर्व के साथ साथ चलती है, तो ये इसका एजमटोट कहलाती है। ओके, द पीस वाइज लीनियर प्लॉट ऑफ द एजमटोट्स, ये जो लीनियर लाइन है ना, ये एजमटोट है ये वाला, और इसी तरीके से एक एजमटोट ये वाला है, तो ये 2 एजमटोट है यहाँ, एक ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, और एक ये जो ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है आपको, ये 2 इसके एजमटोट हैं। तो आपने इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जब पहली दफ़ा इस चीज़ को पढ़ते हैं, या आप चाहे इसको रिपीट भी कर रहे हो, तब भी जो है वो वर्ड्स जो है ना इस तरह लिखा हुआ है जिससे बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है। एसिम्पटोट का मतलब है लाइन, ठीक है, और लाइन कौन सी लाइन? जो कर्व के साथ चलती है। दैट्स इट, खत्म हो गई कहानी। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ये इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं ना कर्व को, तो अगर आप इसका, मैं जरा थोड़ा कलर चेंज ना भी करूँ तो बस लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप देखें कि ये इसका एक एसिम्पटोट है, एक एसिम्पटोट ये है इसका, तो ये 2 एसिम्पटोट अगर हमें मिल जाए ना, तो हम इसकी एक अप्रोक्सीमेट कर्व मालूम कर लेते हैं, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना, इसकी अप्रोक्सीमेशन हो जाती है। अप्रोक्सीमेशन यानी मॉडल बन जाता है उसका। जैसे डायोड का आपको पता है कि डायोड एक डिवाइस है जिसका मॉडल एक स्विच भी है। इसी तरीके से उसको एक लीनियर रेजिस्टेंस से भी, वेरिएबल रेजिस्टेंस से भी मॉडल किया जाता है। तो बस ये इसका एक मॉडल है जिसको बोर्ड प्लॉट कहते हैं। बाज़ लोग इसको बोर्डे भी बोलते हैं, और बाज़ लोग इसको बोर्ड बोलते हैं। ये असल में यूँ समझे कि जो घुटना होता है ना, यानी जिसको आप कहते हैं, आप बैठे हुए हो ना, तो आप देखें कि आपके जो पाँव है ना वो तकरीबन इसी डायरेक्शन में हो। ऐसे ही आपका पाँव जो है ना वो आमतौर पे गाड़ी चला रहे होंगे तब भी आपका पाँव ऐसा ही होगा। तो ये तकरीबन एक शेप यूँ समझे कि बैठे हुए पर्सन की बनती है, जिसकी जो है ना वो ये टांग है, और ये जो है ना ये इसको हम जो है वो बोडे प्लाट कहते हैं। मैंने ज़रा आपको थोड़ा एक ऐसे अंदाज में समझा दिया कि अब आपको ये भूलेगा नहीं है। ये बोडे प्लाट जो है ना, ये किसी की टांग है जो बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं एक एग्जाम्पल की सूरत में, और ये हमारा इंशाल्लाह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का जो कोर टॉपिक है ना वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल 9.10 है, एक नेटवर्क दे दिया। इस नेटवर्क में कहते हैं कि डिटरमिन द ब्रेक फ्रीक्वेंसी, यानी वो जो FL है,
स्केच द एसिम्पटोट एंड लोकेट द -3 dB पॉइंट। तो वो कर्व आपको मिल जाएगी उस कर्व के ऊपर जहाँ FL लिखा हुआ है ना, वहाँ मैं बता दें कि FL कहाँ है। स्केच द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व, उसी B पॉइंट का जो कर्व उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व भी कहते हैं। एंड फाइंड द गेन एट AV/dB इज इक्वल टू -6 dB। तो -6 जहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपने गेन मालूम करने के वो क्या है। अब देख लेते हैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फार्मूला लगाएंगे, FL इज इक्वल टू 1/2πRC। ये फार्मूला हम बहुत अरसा पहले भी इसको वर्कआउट कर चुके हैं, लेकिन अब इस यहाँ पे वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ सिर्फ इस्तेमाल करना है। इसका फार्मूला क्या है, RC सर्किट का 1/2πRC, दैट्स इट, यही फार्मूला है। R की वैल्यू लगाएंगे, C की वैल्यू लगाएंगे। R की वैल्यू यहाँ दी हुई है 5K, C की वैल्यू दी हुई है 0.1 माइक्रो। जब ये वैल्यूज यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास FL हर्ट्स में आ जाएगा। बस यही वो पॉइंट है जो हमने उस कर्व में डालना है। तो ये पहला सवाल, पहला पार्ट हो गया। डिटरमिन द ब्रेक फ्रीक्वेंसी। ब्रेक फ्रीक्वेंसी हमने मालूम कर ली, ये ब्रेक फ्रीक्वेंसी है। जी फारस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो ये वही फ्रीक्वेंसी है ना सर, जो आगे 2 के साथ। हाँ, जो घुटना है ना, घुटना जहाँ मुड़ रहा है, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है। जी ठीक है, सजाद, आप ठीक है सर, कुछ ठीक। कहना चाह रहे हैं? नहीं ओ भाई सजाद, आप बता दो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। भाई हर जगह पे यस यस नहीं चलता। जी सर, समझ आ रहा है। चलो वेरी गुड। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखें, जहाँ FL लिखा हुआ है ना, वहां पे हमने सिंपली उठा के वो वैल्यू जो है ना वो डाल दी है। FL कहानी खत्म। वो हमारा जो कर्व है, वो उसके ऊपर हमने जो है वो आराम से क्या कहते हैं, ये ला के FL ये हमने लिख दिया, दैट्स इट। वो ग्राफ हमें मिल जाएगा, किताब में आराम से बना हुआ है। अगर वैसे तो आपको ये सवाल मैं नहीं दूंगा एग्जाम में, क्योंकि ये सवाल करने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा या आपको कर्व चाहिए होगी। लेकिन आपको चूंकि ये कोर्स हमने पढ़ना, तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है? ओके, इसी को ठीक है लाइन सर, से आगे मिलाएंगे ना, तो ये जो 2 पॉइंट के होगा ना, माइनस साथ हुई सर, 3 के साथ हुई, 5 के साथ, ऐसे होती जाएंगी ना। बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ। यहाँ डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे सर डिवाइड हो रहा है, राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे साथ। मल्टीप्लाई हो रहा है। बस ये ग्राफ के अंदर ही दिया हुआ होगा, तो कुछ बस ऐसे ही। और ये जो पॉइंट यहाँ से जो जी जी सर। नीचे थोड़ा सा लेके आएंगे, जहाँ कट करे उसके सामने -3 होगा, ठीक है ना। एक मिनट ये देख लेते हैं, ये -3 कहाँ से आया है ना। कैलकुलेटर पे हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 0.707 का लॉगरिथम लेना होगा। या एंटी लॉग लेना होगा, एनी हो, उससे हमें ये वैल्यू जो है वो मालूम हो जाए। तो इस तरीके से ये जो है ना, दोनों B और C पार्ट ये सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। अब जो लास्ट पार्ट है, मैं इसको निकाल देना चाह रहा था, लेकिन एनी हो, चूँकि अब एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है और हमें फार्मूला भी दिया हुआ है, तो हम आराम से निकाल लेंगे। फार्मूला जो है वो दिया हुआ ये है, ये फार्मूला दिया हुआ है, और इस फार्मूले में जो है वो AV/dB की वैल्यू दी हुई है। जब AV/dB की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे, AV/dB की वैल्यू यहाँ पे जब हम लगाएंगे, तो हमें एक वैल्यू नज़र आ जाएगी AV की, AV गेन की। तो इससे हम जो है वो एक रिलेशन डेवलप कर देंगे V आउटपुट और V इनपुट के दरमियान, और इसी रिलेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये तकरीबन जो इनपुट वोल्टेज है या आउटपुट वोल्टेज जो है, इसका जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से है कि ये 0.5 V1
यानी मैंने आपसे कहा था कि जो प्रैक्टिकल सर्किट हैं उनके अंदर जो है जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो 0 से लेके और V इनपुट के दरमियान होगी। ठीक है, ये आइडियल केसेस हैं, 0 और V इनपुट, ये आइडियल केसेस हैं। कहीं दरमियान में वैल्यू होगी V आउटपुट की। तो अब इस फार्मूले से जब उसने निकाली है तो ये तकरीबन आधी बन रही है, हाफ बन रही है। उसने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ V इनपुट। तो अगर V इनपुट जो है वो 10 वोल्ट्स है, यानी यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये 10 है तो ये तकरीबन आउटपुट जो है ये तकरीबन 5, यानी उसके 50%, यानी उसकी हाफ। इसमें वोल्ट लगा लें तो वी इनपुट का सर हाफ हो जाएगा ना आउटपुट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका जो है ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। इसको कंफ्यूज नहीं करना उससे, वो जो आप कैलकुलेट करते हैं, क्या नाम है, जो आप कैलकुलेट करते हैं ना, जो एनालिसिस करते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट का, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ना ये एक अलग कैलकुलेट किया जाता है, जैसे डीसी बाइसिंग है, एसी एनालिसिस है, और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग की जाती हैं, तो इनको कंफ्यूज नहीं करना, आपस में मिक्सअप नहीं करना। हाँ, इनके जो फार्मूलाज हैं तो वो दिए हुए होते हैं कि ये फार्मूला यूज़ कैसे होगा, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें इस पार्ट में ये वाला फार्मूला जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये फार्मूला मिल जाए तो आप कम से कम इस रिलेशनशिप तक पहुंच सकते हैं इस फार्मूले से। और अगर यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे दी जाए, लेट से ये आपको मैं इनपुट वोल्टेज दे देता हूँ 2 वोल्ट्स, तो आप यहाँ पे इनपुट वोल्ट पे 2 वोल्ट लिखें और आपका आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। तो ये चीज़ इस तरीके से समझ में आए। जी, आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछें, आज का हमने इतना ही पढ़ना है। नहीं सर। असाइनमेंट्स वगैरह ट्राई किए हैं? जी सर, एक क्विज असाइनमेंट। क्विज ट्राई किए हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें? जी फारस, आपको कोई सर प्रॉब्लम? जो क्विज 1 था उसमें सर जो सर क्विज 1 जो था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है। जी जी बताएं। असाइनमेंट असाइनमेंट 1 सर। असाइनमेंट 1 देख लेते हैं। हाँ, ये तो सॉल्व एग्जांपल है। सर, ये जो क्वेश्चन 2 था इसमें हमने सिर्फ ग्राफ वो डायग्राम ड्रा किया है, इसको सॉल्व करना था या डायग्राम बनाने थे? नहीं नहीं, इसमें वैल्यू मालूम करनी है ना आरएस की। तो ये तो आप उसमें देखें ना जाके, क्या नाम है, किताब में देखें, ये क्वेश्चन ठीक सॉल्व है हुआ सर हुआ ठीक। है। मैं ये चाह रहा था कि आप इसके तमाम स्टेप्स जो है ना खुद से कर लें हाथ से, ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्टेप्स जो है ना कैसे होंगे। अब मैं आपको सवाल दूंगा, उसमें मैं यहाँ 5 वोल्ट लिख दूंगा, तो आप कैसे करेंगे उसे? ठीक है, अगर मैं आपको फाइनल एग्जाम में यही सवाल दे दूं जो क्वेश्चन 2 है और वीडी की जगह 5 वोल्ट लिख दूं, तो कम से कम आप अटेम्प्ट तो कर लेना, उसको करने की कोशिश तो करें ना। क्या कहते हैं? जी सर। जी सर। ठीक है सर ठीक मैं है चाहता ठीक है सर, हूं हो आप जाएगा लोग सर। इन क्वेश्चंस को ना एक दफा अपने हाथ से करके और उसका फोटो लेके एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दें, और मुझे मेरे उसमें रहेगा कि आप लोगों ने ये अपने हाथ से किया है। ठीक है सर ठीक है। आप लोगों को कम से कम इसके स्टेप्स तो पता है।
ठीक है सर, ठीक। कोई और चीज आपने क्विज वगैरह भी देखे हैं? ओके ओके सर। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं सर अभी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके फारस आप अल्लाह हाफिज। सजाद आपका कोई सवाल था तो आप बताएं। नहीं सर अभी तो कोई और असाइनमेंट या कोई करेंगे तो आपसे सवाल करेंगे, अगर नहीं आया तो समझ। ठीक है ओके फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।